मगध राज्य का उत्कर्ष कहां से हुआ। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पारसी धर्म के बारे में पढ़ा था, बट आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। 4 राजवंश आए मगध राज्य में, जिसमें पहला राजवंश था हर्यक वंश और सबसे प्राचीन राजवंश था। मगध राज्य जो था वो अगर माना जाए तो भारत में, जस्ट वेट, अगर भारत के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मगध पहले बहुत छोटा राज्य था। सिर्फ इतने में मगध राज्य फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने मगध राज्य को मगध राज्य में इतना बड़ा विस्तार कर लिया कि पूरा मगध राज्य इतने बड़े एरिया में फैल गया। इसने अवंती को मिला लिया अपने में मगध ने, और अंग राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ के सबसे बड़े राज्य थे, इस पे विजय प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं मगध राज्य की शुरुआत कहां से हुई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी राजवंश से जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो कॉपी और पेन लेके अपना बैठिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो मगध राज्य में सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो था हर्यक वंश। सबसे प्राचीन राजवंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश की जो स्थापना थी वो बिंबिसार ने की थी। बिंदुसार ने नहीं की थी, बिंबिसार ने की थी। बिंदुसार जो है वो अशोक वाले में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये बिंबिसार है, किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी, जिसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। दूसरे नंबर पे आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की जो स्थापना थी वो शिशुनाग ने करी, और इसने अपनी जो राजधानी थी वो वैशाली बनाई। ये पहले पढ़ा रहे कि मगध राज्य का उत्कर्ष कहां से कहां तक फैला हुआ था, कितने लोग मगध राज्य में आए थे, किन किन लोगों ने मगध राज्य की राजधानी में परिवर्तन किया, फिर उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। फिर सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश के बारे में कि हर्यक वंश कहां से बिंबिसार आए, फिर उसके बाद उनके पुत्र कहां से आए, कितना लंबा कार्यकाल चला हर्यक वंश का। फिर आपको शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाएंगे। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश की जो स्थापना थी वो महापदानंद ने की थी। महापदानंद ने की थी, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी। क्या रखी? पाटलिपुत्र रखी। अंतिम आया था मौर्य वंश। अंतिम आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना आप ज्यादातर अगर सबको पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। क्या करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। बहुत बड़ा साम्राज्य था मगध। लगभग 350 साल का शासन था मगध में। अंग्रेजों ने भी 3-3.5 साल का शासन किया। मगध में भी शुरुआत से लेके अगर अंत तक देखा जाए तो लगभग 350 साल शासन किया इन लोगों ने। सबने मिलके मगध शासन किया। मगध बहुत बड़ा राज्य था जो कि भारत का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो। बैंकिंग में तो हिस्ट्री ज्यादा नहीं आती है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, लेकिन अगर हिस्ट्री आया है तो इन 4 में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, तो बहुत कायदे से और समझ के पढ़ें। कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर दें, आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना इतनी क्लास तक आए हो तो। फिलहाल अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश की एक बड़ी सी हेडिंग बीचों बीच डाल लो और ये अपने कॉपी पर नोट कर लो, ठीक है। हर्यक वंश, जिसे हम लोग पितृहंता वंश भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये पितृहंता वंश क्या है? पितृहंता वंश का मतलब है जो पिता की हत्या करके आगे वंश बढ़ा हो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्यक वंश, जिसे हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश यानी कि पिता की हत्या करके आगे वंश बढ़ा है। पिता की हत्या करी किसने? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ये चाहता था कि पापा जो हमारे हैं वो गद्दी पर बैठे हुए हैं तो जल्दी वहां से हटें, और बिंबिसार गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हालांकि था सब अजातशत्रु का ही, लेकिन जल्दी गद्दी पाने के चक्कर में, जैसे मिर्जापुर में नहीं कहता मुन्ना भैया कि हमें जल्दी गद्दी चाहिए, हालांकि कालीन ने कह दिया था कि गद्दी तुमको ही मिलेगी, देखो आज नहीं तो कल तुमको ही मिलेगी, लेकिन वो चाहता है कि हमें जल्दी मिल जाए गद्दी। तो इसीलिए गद्दी पाने के चक्कर में पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। समझ गए? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार, जिनका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चला। 492 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल चला। समझ गए? लगभग अगर आप कैलकुलेशन निकाल लो तो 52 साल तक, कितने? 52 साल तक बिंबिसार ने यहां पर शासन किया। 52 साल, 52 ईयर तक इसने शासन किया और हर्यक वंश की एक बड़ी विशाल शाखा बनाई। समझ रहे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी अगर देखा जाए तो? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी बिंबिसार के बारे में कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन रानी चेलेना से मिलने के बाद, रानी चेलेना कौन थी? रानी चेलेना से मिलने के बाद ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया। उन्होंने इन्हें उपदेश दिया, इन्हें कुछ भलाया फुजलाया, तो इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। किन्ने? बिंबिसार ने। रानी चेलेना इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने कुशल प्रशासनिक व विदेश नीति अपनाई। किसके लिए? युद्ध से जीतने के लिए फॉर्जिन पॉलिसी अपनाई इन्होंने, बिंबिसार ने। कुशल प्रशासनिक और विदेश नीति अपनाई युद्ध में विजय हासिल करने के लिए। युद्ध में विजय होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, आगे देखो। अंगराज पर इन्होंने विजय हासिल करी। अंगराज्य पर विजय की, अंगराज पर विजय की, उसे मगध में मिला लिया। अंग पर इनकी विजय सबसे बड़ी विजय थी बिंबिसार की, जो इन्होंने की। समझ गए? जो इन्होंने की। आगे चल के अगर बात करें तो मगध साम्राज्य जो था, मगध का सबसे बड़ा शत्रु जो था वो अवंती था।
और अवंती के राजा प्रघोत थे। मगध का अगर सबसे बड़ा शत्रु जो था वो अवंती राज्य था और अवंती के राजा थे प्रघोत, राजा प्रघोत। राजा प्रघोत से बिंबिसार की लड़ाई हुई, लेकिन बिंबिसार इस युद्ध में राजा प्रघोत से नहीं जीत पाए, जीत हासिल नहीं कर पाए, तो वहां पे समझौता हो गया। बाद में प्रघोत जो थे पीलिया से पीड़ित हो गए। जब वो पीड़ित हो गए बीमारी से, तो बिंबिसार ने दिमाग चलाया। इन्होंने कहा कि हम एक काम कर रहे हैं, अपने राजभैद को भेज रहे हैं तुम्हें सही करने के लिए। इन्होंने राजभैद को भेजा, दोस्ती कर ली हाथ बढ़ा के। बाद में भी और उन्होंने फिर जब प्रघोत की तबीयत खराब हो गई, वो खत्म हो गए, बाद में इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके प्रघोत तो चले गए। उसके बाद इन्होंने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया, यानी अंगराज पे भी विजय प्राप्त कर ली, अवंती पर भी विजय प्राप्त कर ली बिंबिसार ने। इनकी एक नीति थी, बिंबिसार की एक ऐसी नीति थी कि युद्ध में पहले जब राजा को, किसी राजा को युद्ध में हराते हैं तो उनकी बेटी से, उनकी पत्नी से या उनकी बहन से शादी कर लेते हैं। हाँ, ये बात बहुत अचंभा है आपके लिए सुनने में। तो सबसे बड़ी बात बता दे कि बिंबिसार ने 4 शादियां करी, वो भी चारों अलग अलग राज्य की बेटियों से शादी करी बिंबिसार ने, चारों अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक पावर मिलेगी, एक अलग से सेना मिलेगी। अब आपकी शादी अगर अपनी बिरादरी में होगी, मान लो आप पंडित हैं, आपकी शादी किसी, आप शुक्ला हो, आपकी शादी मिश्रा में हुई, तो आपको एक बैकबोन मिली ना जुड़ने के लिए। कि आपकी कहीं लड़ाई होगी तो भाई आपके मायके से आएंगे लड़ने के लिए लोग, यहाँ भाई क्यों परेशान करो जीजा को। तो इसीलिए इन्होंने मगध राज्य को बढ़ाने के लिए इन्हें 4 शादियां करनी पड़ी, ताकि इन्हें एक बैकबोन मिले, बिंबिसार को एक अच्छा बैकबोन मिले, जिससे मगध राज्य की वो एक अच्छी से स्थापना कर पाए, उस राज्य को आगे बढ़ा पाए। समझ गए? आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हर्यक वंश सबसे प्राचीन वंश है मगध राज्य का, सबसे पहला वंश है जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसके संस्थापक बिंबिसार है, जिनका कार्यकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 492 तक चला, लगभग 52 साल तक चला। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना से मिलने के बाद इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हमने शॉर्टकट भी लिखा, आप लोग लॉन्ग कट में लिखेंगे। कुशल प्रशासन व्यवस्था और विदेश की नीति इन्होंने अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनाई। ठीक, अंग राज्य पर विजय हासिल कर ली। अवंती के राजा प्रघोत के संग युद्ध हुआ, ये लाइन लिख लेना। अवंती के राजा प्रघोत के संग युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में विजय हासिल नहीं हुई। बाद में प्रघोत को बीमारी हो गई, तो उन्होंने अपना एक राजवैद्य भेजा उनकी सेवा के लिए। समझ गए? इन्होंने अपना एक राजवैद्य भेजा उनकी सेवा के लिए। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो राजगृह बनाई। टोटल इन्होंने 4 विवाह किए। एक विवाह आम्रपाली से भी किया था, लेकिन हम मुख्य की बात बताएं तो 3 के बारे में ही आप पढ़ें, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक, पहला विवाह इन्होंने किया कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला के साथ इन्होंने विवाह किया। विवाह करके इन्हें मिला क्या? देख के बहुत ज्यादा आप शॉक्ड हो जाओगे कि इन्हें दहेज में एक
इन्हें गहेज में 1 लाख राजस्व प्राप्त करने वाला गांव दिया काशी का। राजस्व प्राप्त करने वाले का मतलब है कि 1 लाख का जहां से इनकम आती हो। भाई साहब ये दहेज मिला। टोटल अगर मगध में बात करें तो 80,000 गांव थे। 1 लाख राजस्व प्राप्त करने वाला गांव दिया। अब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जब पैसे की पावर बढ़ेगी तो सेना की पावर बढ़ाएंगे, शस्त्र की पावर बढ़ाएंगे, लोगों को और ज्यादा खिला पाएंगे, राज दरबार में पैसा लगा पाएंगे। तो ये इन्हें दहेज में मिला, इसलिए इन्होंने ये शादी करी। समझे? 1 लाख राजस्व प्राप्त करने वाला, सिर्फ इसीलिए शादी करते थे ताकि इनकी राजनीतिक पावर बढ़े, इनके संग एक और सेना जुड़ जाए, एक और परिवार जुड़ जाए, ताकि ये अन्य राज्य से युद्ध लड़ सके। समझ गए? दूसरा इन्होंने विवाह किया वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली के चेटक, वैशाली के राजा, ये राजा थे वैशाली के, चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया, जिससे इन्हें अजात शत्रु पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने आगे चलकर अपने पिता की हत्या कर दी। इन्हीं भाई साहब ने करी थी अपने पिता की हत्या। समझ गए? दूसरा विवाह। तीसरा विवाह इन्होंने किया कुरुक्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। कुरुक्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ इन्होंने अपना विवाह किया। तीसरा विवाह। समझ गए? इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा है, एक छोड़ दिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आप लोग याद भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? ये था बिंबिसार का इतिहास। समझ गए? ये छोटा सा था बिंबिसार का इतिहास। अगला जो है वो इनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु। मेरे हिसाब से इतनी आपने नोट डाउन कर लिया था, इससे अधिक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ही पढ़ो। दूसरे हैं इनके पुत्र अजातशत्रु। अब आप कहोगे अजातशत्रु कहां से आ गए? तो 492 में इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु कर दी, इनकी हत्या कर दी। समझ गए? और 493 में अजातशत्रु आ गया। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु। गद्दी पर अजातशत्रु ने गद्दी हासिल कर ली। अजातशत्रु ने गद्दी हासिल कर ली। समझ गए? ये थे ये भाई साहब। समझ गए? नोट डाउन हो गया? एक बार अपने कॉपी को रिवीजन पे डालें, जब तक हम 2 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं। ठीक है? इसको नोट डाउन करें जब तक आप लोग। करके अगला पढ़ने जा रहा है कि इसने अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व से लेके इन्होंने 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अब वैशाली पर इन्होंने विजय प्राप्त करी। इन्होंने अपने मंत्री, कौन? अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से, अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त करी।
वैशाली पर विजय प्राप्त करी। बहुत क्रूर शासक हुआ करता था ये, क्रूर। जो इंसान अपने पिता की हत्या कर दे, जिसने जन्म दिया हो, मिर्जापुर में कालीन की हत्या करने के लिए मुन्ना कितना बेचैन हो रहे थे, लेकिन कर नहीं पाया आखिर में, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। समझ गए, इन्होंने कर दिखाया। तो इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर इन्होंने विजय प्राप्त कर दी। समझ गए। ये भी पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी बन गया। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु। समझ गए। सबसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। जिसमें से पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, क्या है भाई मार्कर बड़ा गिर रहा है। अगर ऊपर की लाइन हो गई तो हम ऊपर मिटा दें, वो ऊपर लिख लेंगे, जगह सही मिल जाएगी हमें। चल लिया स्पीकर, चल तो रही है। प्रथम बौद्ध संगीति का इसने आयोजन किया। कहां किया? राजगृह में किया। ठीक, जिसके अध्यक्ष है महाकश्यप बनाए गए। महाकश्यप थे, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। समझ गए। 460 में 460 में इसकी हत्या हुई। 460 में। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसके पीछे? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इतना क्रूर शासक हुआ करता था जिससे काशी और कौशल दोनों नाराज हो गए। इसको पता था कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला जो थी वो इसकी मां थी। फिर भी जो इतना निर्दयी हुआ कि इसने उस पर विजय हासिल करने के लिए, पूरी तरह उस पर कब्जा करने के लिए उस पर युद्ध किया। इसने युद्ध में विजय हो गया। सेना अच्छी थी इसके पास में, बुद्धि अच्छी थी, बलशाली था, युद्ध में विजय हो गया। जब युद्ध में विजय हो गया तो भाई मजबूरी में जो कौशल नरेश थे उन्होंने काशी को इसको सौंपना पड़ गया। काशी का एक बड़ा राज्य अजातशत्रु को सौंप दिया और अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। मजबूरी में। जब व्यक्ति हार जाता है तो वो मजबूरी में काम करने लगता है और सामने वाला इसका फायदा उठाता है। इसीलिए पहले के राजा जो थे जब वो युद्ध हार जाते थे तो जो जीतता था वो उनकी रानियों के ऊपर कब्जा कर लेता था, उनके राजवंश में कब्जा कर लेगा, उनकी दासियां हैं, उनकी रानियां हैं, उनकी बहन बेटी है, उन पर कब्जा कर लेता था। सिंपल सा उदाहरण, मुगलों ने ऐसा बहुत किया है हिंदू राजाओं के साथ। अगर वो हार गए तो उन पर कब्जा कर लेते थे। इसलिए आपने मूवी देखी होगी, रानी पद्मावती ने आग में कूद कर जान दे दी, लेकिन दुश्मन के हत्थे नहीं चढ़ी। उन्होंने कहा कि हम जान दे देंगे। इसलिए पहले कहते थे कि सती प्रथा, सती हो जाती थी कि है तो अपने पति के हैं और नहीं है तो अग्नि में कूद के जान दे देंगे, इसी कहते सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा अब तो बंद हो गई है, पहले बहुत चलती थी। तो ये नियम था यहाँ का। तो इन्होंने कौशल पर हमला किया, काशी को मजबूरी में देना पड़ गया, काशी के गांव उनके पास चले गए और उन्होंने फिर युद्ध को बचाने के लिए कि भाई हमारी जान ना लेना, हमें जिंदा छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दे रहे हैं।
तो मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी की शादी अजात शत्रु के साथ कर दी। बेटी के साथ किसने कर दी? अजात शत्रु के संग कर दी। तो पहला बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। अब अजात शत्रु का पुत्र आता है उदयन। कौन आता है दोस्तों? उदयन आता है, अजात शत्रु का पुत्र। 460 ईसा पूर्व इसने मगध राज्य की गद्दी को संभाला, मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? उदयन। किसी किसी तत्व में मिलता है और किसी किसी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने तो की, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, और बेटा अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी। है ना इंटरेस्टिंग बात? अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी। वो कहते नहीं है कि जो बोओगे वही काटोगे। आज तुमने कुछ करो कांड किया तो आने वाला कल तुम्हारे संग भी बेकार होगा। आज जो तुम अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के संग तुम दुष्व्यवहार कर रहे हो, तुम बुरा व्यवहार कर रहे हो, आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे संग बुरा व्यवहार करेंगे। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बलशाली हो, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, तुम ऐसा कर दोगे, तुम वैसा कर दोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब तक तुम नौजवान हो तब तक तुम बलशाली हो। अजातशत्रु जब बुढ़ा हो गया, उदयन ने कहा कि पापा गद्दी हमें दे दो वरना मार डली। उन्होंने मार दिया। और सीखा कहां से? ज्ञान कहां से मिला? ज्ञान मिला अपने पिता से। बोले पापा तुमने भी तो मारा पापा को अपने। हाँ, हम तुम्हें मार दे रहे गद्दी के लिए। ये तो नियम है गद्दी का, ये तो गद्दी का नियम है ना। अगर आप गद्दी के लिए अपने पिता को मारो, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें मारेगा। वो सीखेगा तुमसे ही। जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे पे असर पड़ेगा, वही बच्चा सीखता है। समझ गए? तो बहुत होश और आवाज में रहना कि बच्चों को हमेशा वही ज्ञान देना जो तुम्हारे, मतलब सॉरी, अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा प्यार देना, ताकि तुम्हारा बच्चा हो तो वो देखे कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे दादी से, मेरे बाबा से, मेरे नानी से भी, नाना से भी बहुत प्यार करते हैं। आगे चल के हम भी इनसे प्यार करेंगे। आप उन्हें आज मारोगे, वो बच्चा देखेगा, कल को बड़ा होगा तुम्हें मारेगा। ये नियम है प्रकृति का। समझ गए? ये नियम है प्रकृति का। आइए उदयन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि उदयन कौन था। आइए अब बात करते हैं उदयन के बारे में। मगध साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक है उदयन। सॉरी, हर्यक वंश का तीसरा सबसे बड़ा शासक है उदयन। 460 ईसा पूर्व इसने मगध की गद्दी पर बैठा और इसने पाटलिपुत्र नामक राज्य की स्थापना करी, जो आज पटना में है। समझ गए? इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी जो आज पटना में है। किसने? उदयन ने। उदयन का जो पुत्र था वो था नागदशक। नागदशक का अमात्य था कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग ने ही, और बताओ किसकी स्थापना करी? शिशुनाग ने ही नंद वंश की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? नंद वंश की स्थापना करी। अब आप कहोगे सर अमात्य का होता है, तो लल्ला अमात्य जो है वो होता है मंत्री था, यानी कि इसी की सेना में एक मंत्री था। बाद में इसने अपने एक राज्य की स्थापना कर दी। समझ गए? अपने एक राज्य की स्थापना कर दी। इसने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करी। पाटलिपुत्र की स्थापना करी।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? उदयन ने। तो टोटल अगर बात करें तो हर्यक वंश में 4 राजा थे। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन और उदयन का पुत्र था नागदशक। समझ गए? इतने थे हर्यक वंश में। हर्यक वंश की हम लोग बात पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश की स्थापना जो थी वो शिशुनाग ने करी, ठीक है, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। समझ गए? जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। आज की क्लास सिर्फ इतने पे स्टॉप करते हैं, ज्यादा लंबी क्लास को लेके नहीं जाएंगे, वैसी बहुत लंबी क्लास हो गई है। अगली क्लास में हम आपको बताते हैं कि नंद वंश के बारे में। मगध बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक ही बार में नहीं पढ़ाएंगे। हम चाहें तो एक ही बार में 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास पढ़ाते, लेकिन आप लोग इतनी देर बैठ नहीं पाओगे, इसीलिए हम छोटी क्लास पढ़ा रहे हैं, बहुत हल्के हल्के पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए प्रॉपर। ठीक है? इसी के संग अगर आए हैं क्लास में तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।